तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखेंगे। पहचान क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, मतलब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लिखा होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द लिखे हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि कुछ नहीं है, नॉर्मली चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे भी लिखा होता है, लेकिन वो हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन आप बस इतना याद रखो कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यही 3 वर्ड होते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट को बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई काम इन फ्यूचर में स्टार्ट होके और ख़त्म होने की वो बताना है आपको कि मैं कल 5 बजे तक आ चुकूँगा। मतलब क्या है कि जो आने का काम है कल जो है 5 बजे तक हो चुकेगा। इस सिचुएशन को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। तो अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव एंड शैल हैव। और इसकी अगर एमबी की बात करें, मतलब मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब इसकी में चूँकि कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों परफेक्ट में हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में आती है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। अगर हम बात करें कि कहाँ विल हैव लगाएं और कहाँ शैल हैव लगाएं, तो यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जब सब्जेक्ट आई या बी हो तब हम वहाँ पर विल हैव लगाते हैं। और अदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, मतलब कि ये आई और बी छोड़ करके कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाएंगे। एंड अगर आई और बी के साथ हम शैल हैव लगाएंगे नॉर्मल सेंस में। लेकिन क्या होता है कि आप, ऐसा भी रूल है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ फॉर एनी अदर सब्जेक्ट यू कैन यूज विल हैव इन पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब असर्टिव सेंटेंस में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल हैव को लगा सकते हो, आई के साथ भी और बी के साथ भी। हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो वीडियो डली हुई है आप उसको देख सकते हो जाके। उसमें हमने क्लियर किया है कि कहाँ विल हैव लगता है और कहाँ शैल हैव लगता है। वही कॉन्सेप्ट पूरे फ्यूचर के चारों टेंसों में चलता है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कि कहाँ विल हैव लगाना है, कहाँ शैल हैव लगाना है, कहाँ विल भी लगाना है, कहाँ शैल भी लगाना है, कहाँ विल लगाना, कहाँ शैल लगाना, या फिर कहाँ विल हैव लगाना और कहाँ शैल हैव लगाना। तो देखिएगा, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि विल, मतलब कि आई और बी अगर सब्जेक्ट होगा तो शैल हैव लगा देना, अदर किसी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। तो एग्जांपल देख ले रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पर एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है आपकी बोर्ड पर कि वह 8 बजे तक मंदिर आ चुकेगी। मतलब आने का काम क्या है, 8 बजे तक इन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकेगा। तो इस सेंस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो वह है, चूंकि लड़की के लिए यूज हुआ है तो क्या लगाएंगे, सी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम टू टेम्पल 8 बजे तक। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है या सीखने वाली बात यह है कि तक के लिए क्या लगाएं, क्या लगाएं, तक के लिए। तक के लिए जब डेफिनेट टाइम के बाद तक लिखा होता है हिंदी में तो हम क्या लगाते हैं, तो देखिएगा तक की मीनिंग हम आपको बता दें। एक तो होती है टिल, एक होती है बाई, और भी होते हैं, इवन भी होता है, अप टू भी होता है। ये सारे क्या है, तक की स्पेलिंग है। मतलब तक के लिए आप टिल भी लगा सकते हो, बाई भी लगा सकते हो, इवन भी लगा सकते हो, अप टू भी लगा सकते हो। अब क्या लगाना है यहाँ पर, तो याद रखो कि तक कभी भी फ्यूचर में आ जाए। कब आ जाए, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, फ्यूचर डेफिनेट टाइम के पहले जब तक आता है तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बाई। क्या प्रपोजिशन यूज होता है, बाई। कंपटीशन में पूछा भी जाता है, एक फ्यूचर मतलब ये हेल्पिंग वर्ब लगा देगा विल हैव, और यहाँ पर टिल लगा देगा या अप टू लगा देगा या फिर और कुछ लगा देगा या फिर फ्रॉम कुछ लगा देगा। कुल मिला के आपको ये रखना है कि डेफिनेट टाइम के पहले फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। किसका, बाई का। तो लिख लो अगर नहीं पता है तो तक के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई 8 o'clock। आई होप एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा कि सी विल हैव कम टू टेम्पल बाई 8 o'clock। चूँकि हमने तक के लिए
कभी भी फ्यूचर परफेक्ट में तक आ जाए या डेफिनेट टाइम आ जाए तो डेफिनेट टाइम के पहले हमेशा प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। इस चीज़ को नोट कर लो, कभी भी एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत पूछता भी है। कभी भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे या बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, चूँकि हाई स्कूल में एरर वो फिल इन द ब्लैंक करने के लिए आता है 2 नंबर के लिए, और इंटर में भी आता है। तो हाई स्कूल हो, इंटर हो, कुछ भी हो, इससे यही पूछा जाता है कि डेफिनेट टाइम के पहले कौन सा प्रपोजिशन लगता है, तो बाय लगता है। और हमने तक के लिए आपको बता ही दिया है, टिल भी लगता है, मतलब फ्यूचर ना होके और कोई टाइम्स लिखा है तो तक के लिए आप टिल लगा देना है। और अप टू और इवन कहाँ लगाते हैं बता दें। जब नॉर्मली टाइम के पहले भी अप टू लगा देते हैं, लेकिन सामान्यतः हम प्लेस के पहले, क्या प्लेस के पहले जब हमें तक लिखा हो तो अप टू लगाते हैं। जैसे रामपुरा तक, माधोगढ़ तक, उरई तक, जालौन तक, दिल्ली तक, कानपुर तक, तो टिल कानपुर, टिल उरई ऐसा लगाना है। ओके, तो किसी प्लेस के पहले जब तक आता है तो उसके लिए अप टू लगाते हैं, और टाइम के पहले भी अप टू लगा देते हैं। और इवन क्या होता है, ये भी तक के सेंस में यूज होता है, लेकिन इवन ना प्लेस हो ना टाइम हो और छोड़ के जो भी हो उसके लिए इवन लगाते हैं। जैसे कि वह चाय तक नहीं बना सकती, कॉफ़ी तक नहीं बना सकती, तो इस तक के लिए इवन कॉफ़ी, इवन टी, ऐसा कुछ। तो आइए समझ में आया होगा तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अंकित अगले महीने तक इस किताब को पढ़ चुकेगा? चूँकि चुकेगा लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट है, चूँकि इंट्रोगेटिव भी है। जब स्टार्टिंग में क्या लिखा हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बिल हैव, तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल। और जो हैव आएगा वो वर्ब के जस्ट पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट अंकित, बिल अंकित हैव। पढ़ना की, रीड माने चूंकि पढ़ना होता है, पढ़ना की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। इस किताब को, रेड दिस बुक, अगले महीने तक, चूंकि तक के लिए क्या लगाएंगे, बाय नेक्स्ट मंथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल। क्या अंकित अगले महीने तक इस किताब को पढ़ चुकेगा, तो विल अंकित हैव रेड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। तो देखिएगा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल है, तब तक आप क्या कर चुकेगी, एंड नेक्स्ट है, पहला ये है एंड सेकेंड ये है, माँ कल खाना नहीं बना चुकेगी। चूँकि पहला सेंटेंस जो है वो है डबल इंट्रोगेटिव, तो WH वर्ड सबसे पहले आता है, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बिल, सब्जेक्ट एंड पूर्ण हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। व्हाट विल यू हैव डन, तब तक, तो तक के लिए क्या लगाते हैं, बाय, और तब के लिए देन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर हुआ होगा कि व्हाट विल यू हैव डन बाय देन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता चुके हैं। मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड टमारो। ये भी क्लियर हुआ होगा, चूँकि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद पूर्ण हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। चूँकि आने वाला का जो कल होता है उसकी मीनिंग क्या होती है आपको पता होगी, और बीते हुए कल की मीनिंग क्या होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगल एक्शन नॉर्मली होता है, तक के साथ लाता है, या नॉर्मली भी आ सकता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में चूंकि जैसे पास्ट परफेक्ट होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी डबल एक्शन होती हैं। तो डबल एक्शन वाले भी देख ले रहे हैं, और लास्ट में कन्फ्यूजन देख लेंगे क्या कन्फ्यूजन है। मतलब एक जो टॉपिक होता है कि विल हैव की जगह हम वुड हैव लगा देते हैं, वो भी देख लेंगे, बट अभी डबल एक्शन देख ले रहे हैं। आई होप सिंगल एक्शन आपको क्लियर हुआ होगा, और सिंगल एक्शन में कुछ खास नहीं था, तक था बस, और कुछ नहीं था, नॉर्मल था सब। तो इतना सब समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब देख ले रहे हैं डबल एक्शन। तो हेडिंग बना लो डबल एक्शन। डबल एक्शन वाले जो होते हैं सेंटेंस, वो कैसे बनाते हैं, जब इसमें क्या होती हैं, दो एक्शन होती हैं। तो एक नोट लिख लो कि जब फ्यूचर परफेक्ट की पहचान लगी हो और डबल एक्शन दी जा रही हो, तो जो कार पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, और जो कार बाद में
होता है उसे सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो नोट जो लिखा है वो आपको याद कर लेना चाहिए, या तो हम ट्रिक बता ही देंगे, बट सेम वैसे ही है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा हुआ है तो इसको भी बना ले जाओगे। उसमें होता है क्या कि एक परफेक्ट बनता है और एक इंडेफिनिट बनता है। इसमें भी यही होता है कि एक परफेक्ट बनता है और एक इंडेफिनिट बनता है, बट अंतर यही है कि उसमें पास्ट में दोनों बनते हैं। पास्ट में ही मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी बनता है और पास्ट परफेक्ट भी बनता है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि जो कार बात पहले होता है उसे तो फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की क्या होगी, पहचान लिखी होगी। लेकिन जो कार बाद में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट। बस आपको यही याद रखना है कि बिल सेल का यूज नहीं करना है। दूसरे वाले क्लाउज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डूडज लगाना है या एसकेएस लगाना है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें भी आई होप ये नोट लिख लो, बट ट्रिक हम बता देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, तो देखिएगा बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हैं डबल एक्शन वाले, कि उसके खेलने से पहले आप कहाँ जा चुकेंगे। एंड नेक्स्ट लिखा मेरे बोलने के बाद पंकज कुर्सी पर बैठ चुकेगा। क्योंकि दोनों में दो दो एक्शन हो रही, जाना और खेलना, बोलना एंड बैठना। तो जब डबल एक्शन वाले होते हैं तो हम आपको बता चुके हैं पास्ट परफेक्ट में कि इनको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले से पहले लिखा होगा या के बाद लिखा, उसको मार्क करके आने वाला सेंटेंस ही सबसे पहले बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले बनाएंगे। से पहले की जगह से पूर्व भी लिखा हो सकता है, और जहाँ के बाद लिखा वहाँ पर के पश्चात भी लिखा हो सकता है। तो इन दोनों वर्ड को मीनिंग हम बता चुके हैं। चूँकि एक बार और देख लो कि अगर से पहले लिखा है तो उसके लिए लगाते हैं बिफोर, और अगर के बाद लिखा है तो उसके लिए लगाते हैं हम आफ्टर। के बाद या के पश्चात एक ही चीज़ होती है, और से पूर्व और से पहले एक ही बात होती है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बिफोर और आफ्टर। तो आगे का सेंटेंस ही सबसे पहले बनाते हैं। तो देखिएगा सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि जो काम पहले होता है उसे परफेक्ट बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे इंडेफिनिट बनाते हैं। सेंटेंस पढ़ के आप डिसाइड कर लो कि जाने का काम पहले हुआ या खेलने का हुआ, इसमें बोलने का पहले हुआ या बैठने का हुआ। अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते कि कौन सा काम पहले हुआ, तो आप सीधी ट्रिक याद रखो कि अगर सेंटेंस में से पहले या से पूर्व लिखा है तो आगे का सेंटेंस हमेशा क्या बना देना, आप परफेक्ट बना देना। ओके, अगर से पहले लिखा है सेंटेंस में तो जो आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट जैसा। और अगर के बाद लिखा है या के पश्चात लिखा है तो आगे का सेंटेंस हमेशा आप इंडेफिनिट बना देना। क्या बना देना, इंडेफिनिट। अब चूंकि अगर यहाँ पे पास्ट के होते तो ये पास्ट के बनते, अब चूंकि यहाँ पे फ्यूचर के हैं तो यहाँ पे परफेक्ट बनेगा, वो भी किसका, फ्यूचर का। और यहाँ पे इंडेफिनिट बनेगा, वो किसका, प्रेजेंट का। सीधा याद रखो कि जहाँ से पहले या से पूर्व लिखा आगे का सेंटेंस हमेशा बनाना है। अब बनाना किस में है, चूंकि एक इंडेफिनिट बनता है एक परफेक्ट बनता है, तो से पहले अगर लिखा है तो आगे का सेंटेंस आप बना देना परफेक्ट, वो भी किसका, फ्यूचर का। और अगर के बाद या के पश्चात लिखा है तो आगे का सेंटेंस आप बना देना इंडेफिनिट, वो भी किसका, प्रेजेंट का, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो। ओके, तो बनाते हैं इसको। आप कहाँ जा चुकोगे, चूंकि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो कहाँ के लिए क्या लगाओगे, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि परफेक्ट बनेगा तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल। हैव होती है चूंकि वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। वेयर विल यू हैव गो वेंट गॉन, से पहले के लिए बिफोर। चूंकि परफेक्ट बन गया है, आप कॉमन सेंस लगाओ, जब एक परफेक्ट बनता है और एक इंडेफिनिट बनता है, जब परफेक्ट बन गया तो इसे क्या बनाओगे, इंडेफिनिट। तो उसके लिए ही प्ले माने क्या होता है, खेलना। चूंकि आपको पता है कि जब इंडेफिनिट होता है तो डूडज तो आता नहीं है, लेकिन एस या एफ लगाया जाता है, वो भी कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना आता होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही होता है तो यहाँ पे एस या एफ लगा देते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि ही सिंगुलर होता है और प्ले जो होता है वो प्लूरल होता है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई सी भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, उसका एस या इफ लगा कर सिंगुलर बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नाउन होता है तो वो सिंगुलर होता है, एस या इफ लगा कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में अच्छे से इसको समझाया है, तो आप जाके देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी। तो देखिएगा एग्जाम्पल सेकेंड जो है वो है मेरे बोलने के बाद पंकज कुर्सी पर बैठ चुके थे। तो कैसे बनाएंगे, के बाद या से पहले वाला आगे का सेंटेंस हमेशा बनाते हैं, चूंकि इंडेफिनिट के परफेक्ट के बाद लिखा है तो हमेशा इंडेफिनिट बनेगा, वो भी किसका, प्रेजेंट का। चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट पंकज, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बनाओगे तो क्या होती है, डू डच, बट पॉजिटिव में आती नहीं है, तो वर्ब की सेकेंड, चूंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिट माना होता है बैठना, तो सिट्स हो जाएगा, पंकज सिट्स कुर्सी पर। ये कॉन्सेप्ट प्रिपोजिशन का है, किसका है, प्रिपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। बट अभी देख लो कि कुर्सी पर क्या होता है, इन द चेयर या ऑन द चेयर। ये जानने वाली बात है कि कुर्सी पर लिखा है, कुर्सी पर के लिए आप इन द चेयर लगाओगे क्या, इन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं होगा कभी भी। अगर लगा रहे हो तो गलत है वो, अगर पढ़ भी लिया होगा या किसी बुक में लिखा हो तो भी गलत है। ऑन लगाते हैं, टेबल हो, तखत हो या बेड हो, उस कंडीशन में हम ऑन द टेबल या ऑन द बेड या ऑन जो भी है। बट चेयर के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, आपको बता दें कि जब चेयर पे हम बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम 2 या 3 ओर से घिरे हुए होते हैं, तो जब हम इन मतलब होता है अंदर होता है, कुल मिला के किसी बाउंडेशन से आप घिर जाओ तब हम वहाँ पे इन लगाते हैं। क्योंकि आप केवल इतना याद रखो, कुर्सी पर लिखा कभी भी आ जाए तो इन द चेयर लगा देना, ओके। तो पंकज सिट्स इन द चेयर, तो पंकज सिट्स इन द चेयर आफ्टर मेरे बोलना। चूंकि एक इंडेफिनिट बन गया, ये परफेक्ट बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, चूंकि आई के साथ शैल हैव लगता है तो शैल हैव लगा दिया। विल हैव भी आप अगर चाहो तो लगा सकते हो। और स्पीक स्पॉक स्पोकन, स्पीक स्पॉक स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ओके। पंकज सिट्स इन द चेयर आफ्टर आई विल हैव या शैल हैव स्पोकन। अब आपको बता दें थोड़ा, अगर बताया पता ना हो कि कब इन द चेयर होता है कब ऑन द चेयर होता है। चूँकि ऑन द चेयर होता है लेकिन चेयर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको दिखा दें क्या चेयर, कि इस टाइप की अगर चेयर पे बैठा है तो इन द चेयर होगा, और अलग टाइप की चेयर पे बैठा है तो ऑन द चेयर होगा। देखिएगा जिस चेयर पे आप बैठे हो अगर उसमें हत्ती लगी हुई है, मतलब हाथ रखने का स्थान है, तो 100 में 200% इन द चेयर होगा। और अगर वो खुली हुई है, मतलब स्टूल जैसे आप हो, जैसा आपका टेबल होता है, मतलब आप किसी भी बाउंडेशन के से घिरे हुए नहीं हो, आपका फ्री एकदम ऊपर, आप उसके जस्ट ऊपर बैठे हो, तो ऑन द होता है, ठीक है। बट आप कुर्सी के लिए नॉर्मली इन लगाओगे। कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है बहुत सारे, ये मतलब जैसे हर चीज़ को लिखते हैं तो विथ के साथ लगाते हैं, विथ, लेकिन इंक से जब लिखते हैं तो इन लगाते हैं। ऐसे इसका भी कॉन्सेप्ट है कि हर किसी के ऊपर बैठने के लिए ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ रहे हो, किसी भी छत पर बैठ रहे हो या किसी भी स्टूल टेबल पर बैठ रहे हो तो हम ऑन ही लगाते हैं, बट चेयर के पहले हम इन लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना, ओके। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, डबल एक्शन भी क्लियर है। अब क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम ही पढ़ाएंगे तुमको, और कौन पढ़ा सकता है बताओ, कोई है। छोटे छोटे किताबों में पढ़ के आ जाते हैं लोग, ऑन द चेयर करने लगते हैं, तो अब रोक थोड़ी ना देंगे। छोटे छोटे राइटरों की किताबों में भी लिखा होता है कि ऑन द चेयर। अभी चेयर 2 टाइप की भी आती हैं आजकल, पता है आपको, पता नहीं है, ये पता पड़ जाएगा किसी दिन। देखिएगा बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और समझने की कोशिश भी करना। पहला एग्जाम्पल है कि वो लड़की मंदिर आ चुकी होगी, एंड सेकेंड है नीरज ने अपना काम कर लिया होगा, या नीरज अपना काम कर चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चूंकि ऐसा भी लिखा हो सकता है, क्या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ये होगी,
ये होंगे। ऐसा भी पहचान आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट में की पहचान में ये भी वर्ड आते हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आदि शब्द आते हैं तब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने जो पहचान लिखाई है उसमें हमने ये वर्ड ना डाल के हमने डाले हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, और रियलिटी में वही होते हैं पहचान फ्यूचर परफेक्ट के, इनके साथ फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगाते हैं। अब आप समझ लो कि यहाँ पे बिल लगेगा या सेल लगेगा, बिल हैव लगेगा या सेल हैव लगेगा। नॉर्मल लोग लगा भी देते हैं और सही भी हो जाता है, लेकिन अगर हम रियल इंग्लिश की बात करें या स्पोकन के तौर पर अगर हम देखें, जो अंग्रेज लोग होते हैं ऐसे वाक्यों को कैसे बोलते हैं, तो क्या होता है, बिल और सेल हमेशा फ्यूचर बताता है। क्या बताता है? इन फ्यूचर में वो काम हो चुकेगा, ऐसा सेंस होता है। बट पहला सेंटेंस आप पढ़ो और देखो क्या आपको फ्यूचर शो हो रहा है। वो लड़की मंदिर आ चुकी होगी, कैसा सिचुएशन क्या है पता पड़ रही ना। जैसे तो देखिएगा सिचुएशन वो है कि वो लड़की मंदिर आ चुकी होगी, मतलब कि 4-5 फ्रेंड होते हैं, कहीं पे भी बैठे होंगे, घर पर बैठे होंगे, और वो लड़की रोज मंदिर आती जाती रहती होगी। तो एक दोस्त से कह रहा है यार तू यहाँ पर बैठा है, वो लड़की आ चुकी होगी, मतलब वो आने का काम फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, वो फ्यूचर की करेगा तो बिल सेल लगाएगा। बट अभी बात वो प्रेजेंट की कर रहा है कि एट प्रेजेंट में वो काम हो चुकी होगी, मतलब अब प्रेजेंट ही कर रहा है तो तुम ये सोच रहे हो तो हैज हैव लगा देंगे हम तो। लेकिन इसमें प्रेजेंट में वो कर रही है नहीं कर रही, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आ चुकी होगी, आई है नहीं ये नहीं कह रहा, वो आ चुकी होगी, मतलब अंदाजा लगा रहा है। क्या है? अंदाजा लगा रहा है। पॉसिबिलिटी के सेंस में हम इस सिचुएशन को जब हम बताते हैं तब हम बिल हैव और सेल हैव ना लगा के मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वुड हैव। क्या? वुड हैव। अब वुड हैव यहाँ पे आप मे हैव भी लगा दोगे, मे हैव भी लग जाता है, माइट हैव भी लग जाता है, मस्ट हैव भी लग जाता है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो यूज हो जाते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं देखा है तो उसको देख के आप क्लियर कर सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, जब होगा कभी फ्यूचर को दिखाता है तो बिल सेल लगा देना, बट होगा फ्यूचर ना दिखा के कभी प्रेजेंट दिखा दे तब आप वहाँ पर वुड यूज कर देना, वुड, मे, माइट या फिर मस्ट। अब हमने आपको पॉसिबिलिटी अभी रिपीट कर दे रहे हैं। चलो, जब चुका होगा, चुकी होगी लिखा होगा और ये फ्यूचर ना दिखा के प्रेजेंट दिखाए, क्या दिखाए? प्रेजेंट, मतलब कि आने का काम एट प्रेजेंट में हो चुका होगा, मतलब पास्ट हो चुका होगा, ऐसा समझ लो। मतलब कोई होगा फ्यूचर ना दिखा के पास्ट दिखाए, नॉर्मली ऐसा समझ लो, होगा फ्यूचर ना दिखा के पास्ट दिखाए। जैसे मैं कल 8 बजे तक पढ़ चुकूंगा, मतलब पढ़ने का काम कल होगा, वो भी 8 बजे तक, मतलब इन फ्यूचर में खत्म होगा, फिनिश होगा। बट जब सेंस इन फ्यूचर दिखाए तो बिल सेल लगा देना। बट जब सेंस इन फ्यूचर ना होके एट प्रेजेंट दिखाए या फिर पास्ट दिखाए, जैसे वह आ चुकी होगी, मैं पढ़ चुका हूँ, आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि सपोज करो आप अभी स्कूल में हो और माँ जब खाना पका रही थी जब आप स्कूल आए थे, तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हो ना, कोई पूछे तुमसे तुम्हारी माँ क्या कर रही होगी तो आप कह सकते हो ना मेरी माँ खाना पका चुकी होगी। मतलब कि खाना पकाने का काम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हो आप, ये कर रहे हो कि पास्ट में वो कर चुकी होगी, मतलब या फिर प्रेजेंट दिखा रहे हो कि अभी क्या है ना, मेरी माँ खाना पका चुकी होगी, यही हो रहा होगा। तो ऐसे सेंस दिखाने के लिए हम वुड हैव, मे हैव, माइट हैव या फिर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। तो आप बता दें कि वुड हैव क्या होता है। वुड हैव लग जाता है यहाँ पे, और मस्ट हैव भी लग जाता है, मस्ट हैव, मे हैव भी लग जाता है और माइट हैव भी लग जाता है। इन मॉडल्स का प्रयोग सीधा सीधा नॉर्मल है। 70 से 80% जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो विल हैव लगा देना, और 80+ मतलब 85 से 90% पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो मस्ट हैव लगा देना, और लगभग 40 से 50% पॉसिबिलिटी दिखाना है तो मे हैव लगा देना, और बहुत कम पॉसिबिलिटी मतलब 10 से 15% दिखाना है तब हम माइट हैव लगा देना। मतलब आप जब अंदाज़ा लगा रहे हो तो आपके बात में कितना दम है। मतलब हिंदी में तो श्योर नहीं होता कि कैसा कहना चाहता है, लेकिन इंग्लिश में जब वो कहेगा कि वुड हैव, मतलब आने का काम, वो जब वो अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा है तो 70-80% हो जाना चाहिए। अगर उसने मस्ट हैव लगा दिया तो उससे स्पष्ट होता है कि अब आ चुकी होगी, मतलब कि ये काम जो है अब हो चुका होगा। मतलब लड़की जो मंदिर आ चुकी होगी, जो वो सोच रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है, और वो भी क्या कहना चाहता है कि पक्का पक्का मंदिर आ चुकी होगी, अब आ चुकी होगी तो मस्ट हैव लगाते हैं। और शायद ही आ चुकी होगी तो इस सेंस में हम मे हैव या माइट हैव लगाते हैं। मतलब कि श्योरिटी नहीं है यार, आ चुकी होगी, क्या पता आ गई होगी, आज संडे आ गई होगी, या फिर शायद ही आ चुकी होगी यार,
ऐसा दिखाना है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली आप वुड हैव का प्रयोग करो, ठीक है। और अगर अबफ लिखा होगी, अबफ आ चुकी होगी, तो फिर मस्ट हैव का प्रयोग कर लेना। और अगर हिंदी वाक्य में शायद या शायद ही लिखा होगा, शायद लिखा हो तो मे हैव लगा देना, और शायद ही लिखा हो हिंदी वाक्य में तब आप माइट हैव लगा देना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो पहला वाक्य बनाते, तो देखिएगा एग्जाम्पल बनाते हैं। वो लड़की मंदिर आ चुकी होगी, मतलब एट प्रेजेंट में ये काम हो चुका होगा, नॉट फ्यूचर। अगर फ्यूचर होगा तो फिर यहाँ पे भी विल हैव और शैल हैव लग जाएगा, बट यहाँ पे फ्यूचर नहीं लग रहा। हमें ये कहना है कि वो लड़की अभी मंदिर आ चुकी होगी, इस सेंस को दिखाना है, मतलब आने का काम एट प्रेजेंट में हो चुका होगा। तब वो लड़की के लिए क्या लगाएंगे हम, डेट गर्ल, डेट डेट गर्ल। और वुड हैव कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, टू मंदिर। मंदिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्पल। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा कहना है कि वो लड़की मंदिर अबफ आ चुकी होगी, तो तब हम क्या करेंगे कि वुड हैव की जगह क्या लगा देंगे, मस्ट हैव। अबफ के लिए क्या लगा देंगे, मस्ट हैव। और यहाँ पे लिखा होगा वो लड़की शायद ही मंदिर आ चुकी होगी, तो शायद ही, तो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। ओके, पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाना है, तो फिर बहुत ही कम है, मतलब परसेंटेज लिख दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये वाला भी देख ले रहे हैं एग्जाम्पल। नीरज ने अपना काम कर लिया होगा या कर चुका होगा, मतलब एट प्रेजेंट में वो काम फिनिश कर चुका होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में कर चुका होगा, हम ये कह रहे हैं, हम क्या ना, हमारा दोस्त है नीरज, ऐसा समझ लो, और हम क्रिकेट खेल रहे हैं और नीरज घर पर बैठा था। तो आप दोनों स्कूल से आए और नीरज घर पे चला गया और आप क्रिकेट खेलने चला गए। तो अब जब क्रिकेट के फील्ड में हो, आप दोस्तों से पूछ रहे हो, यार नीरज नहीं आया, नीरज ने अब तक तो अपना होमवर्क कर लिया होगा, मतलब कि एट प्रेजेंट में वो काम उसने कर लिया होगा, नॉट फ्यूचर। इसमें फ्यूचर नहीं दिखाना है आपको, फ्यूचर दिखाओगे तो फिर विल हैव शैल हैव भी लगेगा, बट आपको प्रेजेंट दिखाना है कि प्रेजेंट में ये काम हो चुका होगा। मतलब तो समझ चुके होगे। अब कोई दोस्त है, अंदाजा लगा रहा है कि नीरज ने अपना काम कर लिया होगा, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो आप वहाँ पर वुड हैव का यूज कर देना। तो नीरज चूंकि सब पॉजिटिव है, नीरज वुड हैव डन हिज वर्क। अब तक अगर लगा होता तो लगा देते, बट लगा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो समझ गए आई होप कि नीरज वुड हैव डन हिज वर्क, और अबफ कर लिया होगा तो मस्ट हैव, और शायद ही कर लिया होगा तो मे हैव या फिर माइट हैव। ओके, तो आई होप ये भी एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। कन्फ्यूजन क्या है कि चुका होगा ये सब लिखा हो, जब होगा कभी कभी फ्यूचर दिखाए तो फिर फ्यूचर के लिए विल शैल, और फ्यूचर ना दिखा के प्रेजेंट या पास्ट दिखाए तब हम वहाँ पर वुड या मे माइट इन मॉडल्स का यूज करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली किताबों में तो इनको भी हम विल से और शैल से बना देते हैं, लेकिन बनाना नहीं है आपको। मतलब अगर स्पोकन भी करना है, आपको इंग्लिश बोलना भी है, तो इस सिचुएशन में आप विल शैल नहीं लगाओगे, क्योंकि विल शैल हमेशा फ्यूचर दिखाता है। और आप अगर अब विल शैल लगा रहे हो तो फ्यूचर बता रहे हो, और आप प्रेजेंट बता रहे हो कि ये काम हो चुका होगा, प्रेजेंट में हो चुका, और अंदाजा लगा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, तब आप वहाँ पर वुड का यूज करोगे। ओके, तो फिनिश करते हैं यहाँ पर वीडियो को। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को तो शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट एक अलग लेवल से पढ़े। मतलब किताबी ज्ञान तो ठीक है भाई, तुम किताब से पढ़ते हो, ठीक है, किताबों में जो लिखा रहता है तुम पढ़ते हो, लेकिन रट्टा नहीं मानना है। किताबों में लिखा रहता है वहाँ पे सही लिखा रहता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो सीखो। हमें पता है आपको फ्यूचर परफेक्ट आता है, और मैं आप लोगों के साथ एक बात को शेयर करना चाहता हूँ कि कम से कम लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल भी बंद हैं, और कुछ लोग होते हैं पुअर क्लास फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली समझ लो, उससे बिलोंग करते हैं, तो उनके स्टूडेंट अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, और उनको ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो किताबें पढ़ते रहते हैं। और छोटे छोटे टीचर जो होते हैं, मतलब 10वीं पास कर ले, इंटर पास कर ले, और वो पढ़ाने लग जाए, तो वो इतने अच्छे से डीपली प्रकार से किसी भी टेंस को नहीं बताते। मुझे पता है आपको 12 टेंस आते हैं, लेकिन जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता खुद पड़ जाता है कि आपको कितना आता है। हमने जितने भी टेंस पढ़ाए हुए हैं, अगर आप पूरे टेंस को देखोगे तो आपको भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आता हो, लेकिन जब आप वीडियो को वॉच कर लोगे फिर आप मुझसे कहना कि क्या आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि
मेरे जो जितने भी टाइम्स के वीडियो बने हुए हैं, किसी भी मॉडल पे जब वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मतलब कि इंडिया का वो हर एक स्टूडेंट पढ़े जो मतलब इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहता है, डीपली सीखना चाहता है। और क्यों ना क्यों आप सहयोग भी कर सकते हो, क्योंकि पैसे तो आपके खर्च हो नहीं रहे, नेट तो मिलता ही है 1.5 GB, चाहे आप फेसबुक पे वेस्ट कर लो, चाहे व्हाट्सएप पे कर लो, चाहे आप भला कर लो उससे। अगर आप वीडियो को शेयर कर दोगे तो उससे आपका भी भला हो जाएगा, कम से कम वो आपका एहसान मानेगा कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं हमें सीखने को, हमें पहले पता नहीं था, और कोचिंग और टीचरों ने और जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं उनने भी नहीं बताया, तो आपका भी वो एहसान मानेगा। और तो शेयर कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, शेयर करो, कमेंट करो, और एंड तक सारी वीडियो को देखो। मेरी जितनी भी वीडियो पिछली पड़ी हैं उसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, चूँकि आई होप क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।